के प्रतीक होंगे। कारण क्या था कि भारतीय समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसीलिए आप देखिए हिंदू समाज में आप शंकर जी के मंदिर चले जाइए या विष्णु जी के मंदिर में चले जाइए या देवी के मंदिर में चले जाइए, इट हार्डली मैटर्स। आप जैन मंदिर में चले जाइए, आप बौद्ध स्तूप में चले जाइए, आप गुरुद्वारे में चले जाइए, कोई मत नहीं है। यहाँ तक कि हम मजार पे भी चले जाते हैं तो भी कोई आपत्ति नहीं करता है। प्रॉब्लम है सीमेटिक रिलीजियस में कि अगर आप चर्च में गए तो आप मस्जिद में नहीं जा सकते, मस्जिद में गए तो अगर आप चर्च में गए तो आप धर्म से बाहर हो जाएंगे। जो सीमेटिक थॉट था रिलीजन का, उसको जब सुपर इम्पोज करने की कोशिश की गई हमारे व्यापक पे, तो शायद मैं ये भी मानता हूं उनसे गलती हो गई समझने में। तो वो मानते ही जो एक को मानता है एक ही को मान सकता है। हमारे यहाँ माना जाता था कि एक के साथ हम बहुतों को मान सकते हैं। तो हमारे एक बड़ा एक व्यापक स्वरूप था। उस व्यापक स्वरूप को कई बार समझने में गलती और समझने के बाद कुछ जगहों पे गलती, कुछ जगहों पे बहुत जानबूझकर जो षड्यंत्र रचने का प्रयास किया जाता है वो है। और इसके बाद अब मैं आपको, ये तो चलिए हुआ सांस्कृतिक बात, अब एक यथार्थ व्यवहारिक बात बता देता हूँ। आपसे पूछूं, आज से 200 साल पहले भारत में साक्षरता दर क्या थी? 97% के आसपास। और ये किसका डाटा है? हमारा डाटा नहीं है। 1812 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी, थॉमस मुनरो की रिपोर्ट मद्रास प्रेसिडेंसी और विटनर की रिपोर्ट पंजाब की, उसमें लिखा भारत हर गांव में एक स्कूल है। हर गांव में एक स्कूल है। और स्कूल ऐसे नहीं ले गए कि कोई एक जैसे कहते हैं एक सैंपल सर्वे कर लिया गया। हर कलेक्टर को ये कहा गया कि आप पर्सनली एक एक गांव के स्कूल के छात्रों की संख्या को कैलकुलेट करके रिपोर्ट देंगे। तो रिपोर्ट इतनी डिटेल्ड है कि इस स्कूल में क्या छात्र हैं, उसमें 23 छात्र हैं, उसमें 32 छात्र हैं, इसमें 19 छात्र हैं। यहां तक कि मद्रास प्रेसिडेंसी में छात्रों का जातिवार ब्यौरा भी है। किस जाति के कितने छात्र हैं, किस जाति के कितने शिक्षक हैं, विलियम एडम की रिपोर्ट में है। सब जातों के हैं। जिनको आज आप लोअर कास्ट कहते हैं उन सबके शिक्षक हैं। ये बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट को सबमिटेड डॉक्यूमेंट है 1812 में, जिसमें एक रिपोर्ट मैंने खुद देखी है। वो चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 3 अप्रैल 1823 को चेयरमैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रेसिडेंसी और मद्रास को भेजी हुई है, जिसमें उसने कहा कि मेरे तालुके में 561 गांव में 561 स्कूल। और उसमें भी और बात है, जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट लिखी हुई है कि इंग्लैंड की आबादी उस समय लगभग 1 करोड़ थी और 1 करोड़ 26 लाख थी मद्रास प्रेसिडेंसी की आबादी, यानी जिसमें आज का लगभग पूरा दक्षिण भारत आता है। और वो लिखा है कि उसके बावजूद सन 1800 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी में इंग्लैंड से 3 गुना स्कूल है। और कब है? जब हमारे यहाँ के गुरुओं को उन्होंने स्कूल में कम नहीं किया। इन्होंने कहा ये कुछ टाइप के स्कूल हैं जहां पर कि एक ही टीचर के साथ 10-12 बच्चे लगातार रहते हैं, तो रिलीजियस टीचिंग पढ़ते हैं, उसको नहीं मानेंगे। जहां मैथ साइंस व्यवहारिक चीजें पढ़ाई जा रही उसको स्कूल मानेंगे। और आपने यहाँ क्या किया? संडे चर्च प्रेयर के बाद जो 2 घंटे का स्कूल लगता था वंस इन ए वीक, उसको भी स्कूल माना। तब हमारे उनसे 3 गुने ज्यादा थे। और ये बात ऐसे नहीं, ये सब ब्रिटिश आर्काइव्स लंदन में लिखा हुआ है। और बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं। ये बात 1929 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो रॉयल सोसाइटी लंदन में महात्मा गांधी ने बोली है। और उसके बाद वहां सर फिलिप हॉटॉक थे, वो भिड़ गए इस बात पे। महात्मा गांधी ने लिखा 100 साल पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, इट वॉज अ ब्यूटीफुल ट्री, जिसको अंग्रेजों ने कुरेद कष्ट कर दिया। अब वो भिड़ गया, नहीं आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। खूब डिस्कशन हुआ, उन्होंने गांधी जी का इंटरव्यू लिया। उसके बाद गांधी जी ने कहा मैं आपको इसका, उन्होंने कहा मुझे इसका चाहिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। गांधी जी ने कहा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे। फिर जब वो यहाँ वर्धा जेल में थे, उनके फिर लेटर आया, वो पीछे नहीं साहब हमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं जेल में हूँ, मिस्टर केटी शाह इसका जवाब देंगे। केटी शाह बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर रहे। केटी शाह ने दोनों रिपोर्ट कोर्ट कर दी। उसके बाद चौक तो है फिलिप हॉटॉक, मगर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद 1939 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने ये पूरी की पूरी विलियम एडम्स और थॉमस मुनरो की रिपोर्ट दोबारा प्रकाशित की। उसके बाद फिलिप हॉटॉक ने चिट्ठियां देना बंद कर दिया। और स्वतंत्रता के बाद, इसीलिए आपने नाम सुना होगा, ख्यात लेखक धर्मपाल थे। उन्होंने 7-8 साल जाके लंदन में रिसर्च करके सारे डॉक्यूमेंट निकाले जो भारत में नहीं थे।
और गांधी जी का ही जवाब देने के लिए गांधीवादी ने किताब लिखी द ब्यूटीफुल ट्री। अफसोस नेहरू जमाने में नेहरू का विरोध करने के लिए वो जेल ले गए और उसके बाद ये भारत के पाठ्यक्रम में होना चाहिए था, मगर फिर जो लेफ्टिस्टों का षड्यंत्र आया लेट 60s और अर्ली 70s में, सारी चीजें सिस्टमिक ढंग से गायब कर दी गई। और उसमें क्या षड्यंत्र था, आज वो सारे फैक्ट्स अवेलेबल हैं, आप लोग आकर चेक कर सकते हैं। मित्रों गिन्स आर्टिकल केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए, भारत के साथ क्या हो रहा था 60 के दशक के अंत या 70 के दशक। एक रशियन केजीबी का एजेंट था यूरी बेजमेनेव, जो 70 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था। उसने लिखा है कि कैसे भारतीय संस्कृति को तोड़ने का बाकायदा एजेंडा दिया गया। उसने कहा था वो एजेंट देने के लिए हमें उसको स्टडी करना था, मैंने स्टडी की तो मैं उसका मुरीद हो गया। और ये मेरी इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात लीक हो जाती तो मुझे तुरंत हटा दिया जाता। और उसने ये लिखा है कि हमारा एक एजेंडा था, उसने वर्ड्स यूज किए हैं, फर्स्ट स्टेज 15 to 20 स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। पहले डिमोरलाइज करो सोसाइटी को, तुम्हारी हर चीज गलत, तुम्हारी संस्कृति गलत, तुम्हारा धर्म गलत, तुम्हारी व्यवस्था गलत, तुम्हारा विचार गलत। डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो सेकेंड स्टेज स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन खड़े करो उन्हीं मुद्दों को, लोग जो थे ही नहीं उन मुद्दों को खड़ा कर दो आंदोलन में। और जब वो आंदोलन सक्सेसफुल होने लगे तो थर्ड स्टेज इज अ स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन। अब उनको हिंसक आंदोलन का रूप देना शुरू कर दो। एंड फोर्थ स्टेज स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन उसने कहा है। और फिर उसने कहा अब तो सारी बातें हैं कि भारत का इंटेलेक्चुअल संस्थान, भारत का मीडिया में कैसे लोग थे, जुडिशरी में कैसे था, सरकार में कैसा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी क्या क्या दखल थी। और इसीलिए मैंने बात पहले भी कई बार कही, 1970 के बाद से एक पिछले 50 साल की मूवी बताइएगा जिसमें भगवा बसधारी को पॉजिटिव रोल में दिखाया गया हो। भगवा बसधारी छोड़िए, कंडी माला पहने हुए व्यक्ति, धोती कुर्ता पहने व्यक्ति, टीका लगाए व्यक्ति पॉजिटिव रोल में दिखता हो। भाषाई आधार पर मैं कहता हूं, शुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी बोलने वाला करेक्टर या तो विलेन होगा या कॉमेडियन होगा। कभी आपका ध्यान ही नहीं गया होगा इसकी तो। जैसी बात मैंने पहले भी एक बार बोली थी, शायद आप लोगों ने उसमें कभी वीडियो देखा हो, विनोद खन्ना जी का देहांत हो गया। बहुत पुरानी उनकी एक फिल्म थी ना, जिसका गाना था प्रिय प्राणेश्वरी यदि आप हमें आदेश करें तो प्रेम कहां श्री गणेश करें। इस कौन सी हंसने वाली बात थी, मगर उसका पूरा चित्रण एक कॉमेडी के रूप में किया गया। शुद्ध हिंदी बोलना, संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलना कॉमेडी का पात्र। और इब्तिदाई में हम सारी रात जागे आ जाने क्या होगा आगे, अच्छा गाना था। अगर हमें टफ इंग्लिश या टफ उर्दू वर्ड आए तो हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सीखना चाहिए। और जरा सी शुद्ध हिंदी बोल दी जाए तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्यों भाई ये शुद्ध हिंदी क्यों बोल रहे हो, साधारण बोलो, हिंदुस्तानी बोलो। ये सब हमारे दिमागों में भाग गया। और ये मैं आपसे कैसे बताना चाहता हूं, कभी आप गौर करिएगा। 57 की मूवी है मदर इंडिया, उसका जो विलन है कन्हैया, जो फिल्म सुखी लाला बना है, वो जिस सीन पे नरगिस से अटेम्प्ट कर रहा है उससे पहले देव जी की आरती कर रहा है। 1985 की मूवी है राम तेरी गंगा मैली, उसे जब वो हीरोइन जाती है और बनारस घाट पर एक पंडित जी से वो मांगती है तो उसको घर ले जाते हैं और उस पर रेप का अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद ओम नमः शिवाय बोलते हैं।